corruption is what makes a country poor. Corruption is the main difference between the developed world and the developing world. When the ruling elite is corrupt, it can only make money by destroying all those institutions that are check and balance in the way of corruption. In Pakistan, the challenge is how do we strengthen our institutions enough to make it impossible for people to be corrupt. So what we've been trying to do since we've been 60 days in power is to strengthen the state institutions. Remember Pakistan's strategic position. It is sitting next to two of the biggest markets, India on one side, China there, and then of course, inshallah, when peace returns to Afghanistan, then we have this all the way to Central Asia. CPEC is a great opportunity for Pakistan. CPEC connects us to China, which is one of the biggest markets. Because of CPEC, we are developing Gwadar, which is, after Singapore, the second deepest port. And because of CPEC, we are developing these special economic zones where we will invite investments from all over. We will build 5 million houses. And so hence creating all the conditions, removing all the red tape that comes into the housing sector. Also, of course, trying to attract foreign investment for this housing. At the same time, apart from the housing, what we are trying to do is create the enabling environment for investment. We are restructuring our duty structure. We are our tax incentives. We are restructuring everything so to incentivize people to invest. The biggest resource in Pakistan are the 100 million Pakistanis below the age of 35. It's a huge potential in the country. We have a diverse mineral-rich country, one of the most fertile lands in the Indus Valley Basin. So today the country stands where it is probably right now is the best time for investors to come to our country. जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए जन्नत बना रहे हैं, डूबती मईशत के सहारे के लिए दोस्त ममालिक से इमदाद ले रहे हैं। सुबह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सऊदी अरब में होने वाली बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शुरका को मुल्की मईशत और हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया और शाम को सऊदी अरब से $6 अरब के फौरी इमदादी पैकेज मिलने की खुशखबरी आ गई। सऊदी इमदादी पैकेज को इमरान खान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट में $3 अरब एक साल के लिए डिपॉजिट करेगा, जबकि अगले 3 साल के लिए $3 अरब खाम माल जो खाम तेल है ये सालाना पाकिस्तान को डेफर पेमेंट पे मिलेगा, उधार पे मिलेगा। तकरीबन आज के डॉलर रुपये के हवाले से ये 1,10,000 बैरल जो है यौमिया माना जा रहा है। तो इस तरह सऊदी अरब 3 साल में पाकिस्तान की मजमूई तौर पर $12 अरब की इमदाद करेगा। और आपको बताते चलें कि जिस वक्त ये खबर आई उस वक्त इस खबर से बेखबर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मौजूदा वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब पर कुछ यूं तर्ज कर रहे थे। शाहिद साहब, अब इस वक्त जो वजीर आजम है वो सऊदी अरब के अंदर है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या तवक्कुआत की जाएं कि सऊदी अरब से हमारे पास कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी या कोई बिजनेसमैन आएंगे जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें? इस माहौल में जहाँ वज़ीर आज़म कहता है मैं तो डिफॉल्ट करने लगा हूँ 3 महीने में, मैं तो डूब गया हूँ, मैं तो मर गया हूँ। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ता है। हमने धरनों के बावजूद, पनामा गेट के बावजूद, डॉन लीज के बावजूद, हुकूमत टूटने के बावजूद पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ऐसा था, आखिरी दिन भी हुकूमत के 31 तारीख को लोग डेलीगेशन बड़ी बड़ी कंपनीज के हमारे पास आते थे। एक्सॉन दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन 30 साल से पाकिस्तान नहीं आई थी, उन्होंने आके मायदा साइन किया। So you're not hopeful that it will bring in any investment from Saudi Arabia? अगर कोई पॉलिसी होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी ना। आप अगर रोते ही रहेंगे, आप कहेंगे फलाना खा गया, फलाना लूट गया,
फलानी चीज गलत हो गई है, भाई आपकी क्या पॉलिसी है? इनको IMF के पास जाना चाहिए। जो हालात 31 मई को थे, कोई जरूरत नहीं थी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। आप रुकन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह भी हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया है रुकन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जनाब आरिफ हबीब साहब ने, जबकि टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज मोहम्मद सुहेल। इसी तरह लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी, और इस्लामाबाद स्टूडियो से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। सबसे पहले आरिफ हबीब साहब, आज ये कितनी बड़ी खबर है, पाकिस्तान जो कि एक इंतहाई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की जानिब था, एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, 12 अरब डॉलर के करीब हमें एक्सटर्नल फंडिंग के लिए चाहिए थे, 6 अरब डॉलर का तकरीबन इंतजाम हो गया, और जिस तरीके से हुआ वो भी आपके सामने है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। इसके लिए हमें कुछ सिर्फ अपना केस जो है इंटरनेशनल उसमें फोरम पे जाके पेश करना पड़ा। क्या कहेंगे आरिफ साहब? जी, आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, और जो ऑप्शंस पर, जिन ऑप्शंस पर हुकूमत काम कर रही थी, जिसमें सऊदी अरब, चाइना, IMF जो है वो थे, और उसमें आज ये पहली कामयाबी जो है वो मिली है, इससे आई थिंक एतमाद बढ़ेगा हमारी हुकूमत का, और जो मुख्तलिफ मज़ीद जो ऑप्शंस हैं उनमें बारगेनिंग पावर जो है वो हमारा बेहतर हो जाएगा। तो उससे जो ये इनिशिएटिव है कि इमीडिएटली $3 बिलियन जो है वो डिपॉजिट किए जाएंगे हमारे यहाँ, और ये $3 बिलियन की जो है वो डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी जो है वो आएगी। इसके अलावा आई थिंक जो अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है, फॉर एग्जांपल हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है, जो 5.8 बिलियन से $3.8 बिलियन माहाना पे जो है वो आया है, ये भी एक खुशाइंद बात है। 15 महीने बाद करंट अकाउंट डेफिसिट में थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, 2.5% के करीब, वहां पे भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है हमें। जी एग्जैक्टली, और उसकी मेन वजह यह है कि आपका इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है। तो आई बिलीव कि अगर इसी तरीके से जो है, इसी डायरेक्शन में चीज़ें चलती रहीं, तो ये डिफ़िकल्ट पीरियड जो है वो गुजर जाएगा, और फिर दोबारा से हम अच्छा वक्त देखने के काबिल हो। अब जरा फौरी तौर पे ज़ाहिर है कि आपके जो एक इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है वो कैपिटल मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट होती है। थोड़ा सा जरा इस वक्त मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब से भी अब कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की, कॉल ड्रॉप हो गई। आरिफ साहब, कितनी आप समझते हैं कि इसको वार्म वेलकम किया जाएगा अपकमिंग सेशंस में? जी डेफिनेटली इसको जो है वो वेलकम किया जाएगा, क्योंकि मार्केट जो अंडर प्रेशर थी उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न था वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो के कंसर्न थे, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट के कंसर्न जो है वो कम हो जाएंगे, और लोगों में जो है वो ज़्यादा होप पैदा होगी। तो जो वैल्यूएशन इस वक्त है मार्केट का लेवल, उसमें जो है वो मार्केट आई थिंक उसको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करेगी। जो हम ये देखेंगे कि आइंदा सेशन जो है वो मार्केट में बेहतरी नजर आएगी आपको। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, आप ज़ाहिर के इकोनॉमिक जो एडवाइजरी टीम है उसके भी मेंबर हैं, और एक बड़ी अच्छी खबर है इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो मटेरियलाइज हुई, तकरीबन 6 अरब डॉलर का अरेंजमेंट हो गया। अब IMF के पास हम जाते भी हैं तो कम से कम उतनी सख्त शराइत नहीं होंगी, या यही वक्त जब आएगा पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और दीगर जो उनके साथ लोग गए हैं, वो जब जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। चीन से अगर 5-7 अरब की हमें इन्वेस्टमेंट की जो है वो प्लेजिंग मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो जाती है, ट्रेड फैसिलिटीज के हवाले से बात हो जाती है, ना मिले हमें इस वक्त लोन, लेकिन फिर भी कितना कंफर्ट होगा। जी ये देखिए, इमरान खान के बारे में मशहूर है कि वो चूंकि एक स्पोर्ट्समैन है और आखिरी बाल खेलने के आदी हैं। मैच जो था वो जितना भी टफ होता था वो एज ए विनिंग कैप्टन अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे रहे होते थे, और यहाँ पे उन्होंने अपनी इस इनिंग में दिखाया है, इस बॉलिंग के स्पेल में, कि उन्होंने एक ब्रेक थ्रू हासिल किया, और सऊदी अरब के साथ एक बड़े अहम नेगोशिएशन जो थी वो पाकिस्तान की फ्रूटफुल साबित हुई। एक $12 बिलियन में से $6 बिलियन का रिलीफ जो है वो
मिल गया। और अब बाकी का जो है वो हमें देखना होगा कि 3 नवंबर का जो दौरा चीन है उसमें कहाँ तक हमें ब्रेक थ्रू मिलता है। और अगर उसमें कोई 3-4 बिलियन तक का पैकेज भी मिल जाता है तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे कि IMF के साथ हम बहुत बेहतर शराइत पे निगोशिएट कर सकें। लेकिन जो वर्ड ऑफ कॉशन है हुकूमत के लिए वो ये है कि इस सारी चीज़ों का मकसद कतई तौर पे ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत अपने जो रिफॉर्म का जो एजेंडा था, इस्लाहात का जो एजेंडा था उससे नज़रें फेर ले, चूँकि यकीनी तौर पे टैक्स नेट को बढ़ाना, नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लेके आना, सर्कुलर डेट का जो है उसको कम करना, ख़त्म करने की हद तक, और जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आना, वो हुकूमत की प्रायोरिटी रहना चाहिए। खा हम IMF में जाते हैं या IMF में नहीं जाते, इन सारे एक्सटर्नल फाइनेंसिस का फ़ायदा ये होगा कि जो नॉन ऐसे डिसीजन लेने थे जो कि एकदम से पॉलिटिकल कास्ट जो कैपिटल है हुकूमत का उसको लाते, सब्सिडीज का खात्मा और ठीक है, यानी आपको अपनी इकॉनमी को जो डिसिप्लिन करना है, जो चीज करनी है, जो रिफॉर्म्स आपने करनी है, इस्लाहात आपके ऊपर ड्यू हैं, उससे आपको एक कदम पीछे नहीं हटना है। इस वक्त मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज मोहम्मद सुहेल ने भी हमें ज्वाइन किया। सुहेल साहब, कितनी बड़ी खबर है आज ये जो रिलीफ हमें बेल आउट ऑलमोस्ट मिला $6 अरब का सऊदीया से? अच्छा पैकेज है और मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी कम थी और ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि दोनों चीज़ें मिलेंगी, कैश और डिफर्ड ऑयल पेमेंट। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खबर है। और पाकिस्तान की इकॉनमी में हमेशा सबसे बड़ा मसला रहता ही डॉलर रिजर्व्स का है और ये कहानी बार बार रिपीट होती है। तकरीबन इसी तरह का सऊदी अरब ने 2014 में भी पैकेज दिया था और पाकिस्तान ने इसी तरह की IMF से भी फंडिंग ली थी और उसके बाद मुल्क के हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए थे। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है और मुझे लग रहा है हम उसी तरह के दौर में शायद साल 1.5 साल में बेहतरी के दौर में दोबारा दाखिल हो जाएं। सुहेल साहब, ये भी बताइए कि जो $3 अरब हमारे रिजर्व अकाउंट में आएंगे, क्या इसके ऊपर आपको कुछ पे भी करना होता है, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे भी अदा करना होता है इस पे, क्योंकि ये रकम आप इस्तेमाल तो नहीं करेंगे? नहीं, अब इसकी डिटेल्स नहीं आई है, मगर जो टर्म यूज की गई है बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, तो उससे बज़ाहिर लग रहा है कि जिस तरह IMF का बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट होता है इसी तरह का एक सपोर्ट होगा। अब इसके इक्विवेलेंट रुपीज शायद प्रिंट होते हैं कि नहीं होते, बज़ाहिर लग रहा है कि अगर IMF की तरफ से है तो शायद प्रिंट नहीं होंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि इस पर इंटरेस्ट है कि नहीं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। अगर इंटरेस्ट हुआ भी इमरान तो बहुत छोटी सी अमाउंट होगी, कोई 1-2%, बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे होगा। आज के दौर में पाकिस्तान को पैसों की जरूरत थी, इंटरेस्ट की ज्यादा भी फिक्र नहीं थी। ठीक है, यानी इस वक्त हमें हार्ड कैश डॉलर चाहिए थे। तारिक चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। PMLN के लीडर्स जो हैं उनका आपने स्टेटमेंट सुना प्रोग्राम के शुरू में। अब्बासी साहब का कहना है कि इस तरह कौन देगा पाकिस्तान को, बड़े मायूस कुन वो थे, लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज सामने आई। मजीद ये भी आप फरमाइए कि एक ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका ने बाइकआउट किया, जब यूरोप ने बाइकआउट किया, पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस कितनी हुई इस कॉन्फ्रेंस में जाने की और कितनी अच्छी बारगेन पाकिस्तान कर सका? एक तो मेरा ख्याल है कि इस कॉन्फ्रेंस में जाके बहुत अच्छा फैसला किया। इसके बावजूद के बाद बड़ी शख्सियात जो थी उनकी जानिब से इतला आई कि वो उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल जाके इस कॉन्फ्रेंस के वज़न में इजाफा किया, उसकी अहमियत में इजाफा किया। तो मेरा सबसे बड़ा जेस्चर तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को यह दिया कि कैसे मौके पर जब उसकी कॉन्फ्रेंस का बहुत से लोग उसमें नहीं आ रहे थे तो पाकिस्तान उसमें गया। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप मुलाकातों पर थोड़ी तवज्जो दें तो आज की मुलाकातों में जो हुई उसमें सऊदी जो डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, उसके जो कुछ अहम अहदेदार थे उनसे भी मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है ये जो हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरी में एक इन्वेस्टमेंट आनी है या बलूचिस्तान में मदनियात में इन्वेस्टमेंट आनी है तो ज़ाहिर है वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी होगी और सऊदी जो प्राइवेट सरमायाकार हैं उनकी तरफ से भी होगी। तो ज़ाहिर है वो इन द लॉन्ग रन हमें उसका फ़ायदा होगा। जिन इक़दामात की आप और हम बात कर रहे हैं कि एक हमें अपने डिपॉजिट के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो अच्छी बात है। देखिए उससे फौरी तौर पर यह होगा कि डॉलर और जो रुपये का एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी आएगी और मेरा ख्याल है कि रुपया कुछ बेहतर होगा। उसकी वजह से चूँकि फौरी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है, हमारी स्टॉक मार्केट है, उसमें
अच्छा एक तासर जाता है कि एक बड़े मुल्क के साथ हमने एक अच्छी नेगोशिएशन की है। फिर हमें इसका एक और फायदा ये होगा कि IMF के पास जब हम जाएंगे तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे नेगोशिएट करने में, क्योंकि हमारे पास $3 बिलियन का जो कुशन है वो मौजूद होगा, लिहाजा हम अच्छी बारगेन कर सकेंगे और उसके साथ अच्छी अपनी मर्जी की रिलेटिवली अच्छी अपनी मर्जी की शायद पर बातचीत कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी के तौर पर इसका फायदा ये होगा कि जो हमारे यहाँ एक पैनिक फैली हुई थी कि अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों के अलावा, गैस की कीमतों के अलावा पेट्रोलियम प्राइसेस जो है बढ़ने वाली हैं, तो ज़ाहिर है जब हमें इस बात का आसराब हो गया है कि हमें अगले 3 साल के लिए हर साल $3 बिलियन के इक्विवेलेंट जो है वो हमें पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, खाम माल है, वो मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर हमें हमारी ये जो एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला था आम आदमी पर और पेट्रोलियम प्राइसेस कीमतों के बढ़ने की बात हो रही थी, और ज़ाहिर है उसका नतीजा फिर ये है कि हर चीज़ पर वो आके मुंतज होता है। तो वो 2-3 चीज़ें ऐसी है मेरा ख्याल है। जरा चलते हैं लाहौर, चलते हैं तारिक चौधरी साहब, थोड़ा सा लाहौर चलते हैं। अनवर वहाँ मौजूद है। अनवर हाशमी साहब, आज की इस मुआशी और इक्तिसादी कामयाबी को आप सियासी तनाजुर में किस तरह से देख रहे हैं? अपोजिशन इस वक्त जाहिर है कि वो अपनी एक तहरीक लेकर चल रहे हैं, तो ये हजम हो पाएगी कामयाबी उनसे? यकीनन अपोजिशन तो बड़े सादा अंदाज में रिएक्ट करेगी और वो सिर्फ कशकोल की बात करेगी और उस पर तंज करेगी, लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं उसके मुताबिक यकीनन माजी की तरह इस बार भी जो दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, उसने स्टेप लिया है और उसी ने इमदाद की है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो कशकोल समझ लें उसको, लेकिन ये मुकद्दस सरजमीन से जो इमदाद आई है, तो आप कह सकते हैं कि ये सिलसिला आगे चलेगा और गवर्नमेंट को भी जो है अब लेने में झिझक महसूस नहीं होगी। आपकी मार्केट कह रही थी, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जो आइंदा 3-4 माह में जो फाइनेंसिंग गैप था वो आपके पास $10 बिलियन का था, उसके बगैर समझो कि आपकी मीशत बिल्कुल डूबने जा रही थी। तो एक तो ये आर्जी चीज़ आपको एक सहारा मिला है। यकीनन आप जिस $3 अरब की बात कर रहे हैं वो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट मिलेगी, यकीनन आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में आप जो भी कहें कि उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में सपोर्ट मिलेगी। और बाकी जो आप डेफर्ड पेमेंट की बात कर रहे हैं उसके डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि आप मोड ऑफ पेमेंट जो है वो 1 साल बाद आपको इजाज़त है कि आप तय कर लें कि किन शराइत पे आप उसका आगाज कर सकते हैं। तो टोटल जो एक में आपने एस्टिमेट लगाया था जो सर्कल चलाने के लिए, वो तो तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर बनता है, जिसके लिए आप IMF की तरफ भी इशारे करते हैं। अब डिपेंड करता है चीन पे। ये जो तारिक साहब जिस बैंक की बात कर रहे हैं यकीनन वो भी तावन करेगा, लेकिन पिछले दौरे में जो सऊदी अरब के अखबारात ने लिख दिया था कि इमरान खान को कुछ चीज़ें ब्रीफ की गई हैं कि अपनी टीम से जाके मशवरा करें। तकरीबन एवरेज $4 अरब का अखबारात ने, सऊदी अरब के अखबारात ने लिख दिया था पिछले दौरे में कि ये सऊदी हुकूमत की तरफ से इनको ये इमदाद मिलेगी और ये रिलीफ मिलेगा। अच्छा आगाज है, स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा, जिसको आप नफसियाती असर कहते हैं मीशत पे, उसका वो अच्छा असर पड़ेगा। और उसके बाद चीन के दौरे पे डिपेंड करता है कि हमें IMF की तरफ जाना है कि नहीं। आखिरी बात यह है कि IMF की तरफ आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लें कि उन्होंने जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट को आखिरी इमदाद दी थी वो $6.2 बिलियन की थी, जिसकी शराइत ऑन रिकॉर्ड थी, जिसमें कुछ निजकारी और PIA की निजकारी का इशारा लिखा हुआ था। और इस मीटिंग में उन्होंने बिल्कुल वाजे किया है कि हमें वो प्रोग्राम कंप्लीट करके दें जो सितंबर 2016 में $6.2 बिलियन की इमदाद का होना था, तो फिर हमसे रजू करना। अब उसका पुरानी हुकूमत का केस का क्या जवाब देती है गवर्नमेंट, और चीन के बाद IMF की तरफ अगर रजू करती है तो फिर यकीनन मुश्किल शरायत तो होंगी, लेकिन चाइना पे अभी इंसार किया जा रहा है। ठीक है, जरा रखते हैं इस सवाल को डॉक्टर साहब, कितनी जरूरत पड़ेगी इस वक्त पाकिस्तान को IMF के पास जाने में, और अगर गया तो कुछ कुशन है पाकिस्तान के पास? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कि चाइना के साथ हमारे नेगोशिएशन जो है वो किस किस्म के होते हैं और चाइना के साथ कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हम दे पाते हैं कि हमारी जो $12 बिलियन की बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। यानी अभी $6 बिलियन का अभी भी गैप है, लेकिन अगर ये 6 वहाँ से नहीं मिलता तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा IMF के पास जाने के लिए। उससे पहले ये सोचा जा रहा था कि शायद 3 साल के लिए जाना पड़ेगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के लिए। अब स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है शायद
वो भी काम दे जाए जो कि 1 साल के लिए होता है, और अब जो शराइत होंगी उनमें भी थोड़ी सी नरमी की तवक्को जो है वो रखी जा सकती है, और पाकिस्तान अपनी काफ़ी हद तक अपनी बात जो है उसमें मनवाने में कामयाब हो जाएगा। जो होम ग्रोन सोल्यूशन बनता है हर सूरत में पाकिस्तानी को बनाना था IMF के पास जाते वक्त, लेकिन जो पहले डर था वो ये था कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन हर तरह की सब्सिडी का खात्मा करना पड़ता, खा वो बिजली पे थी या तेल पे थी या वो गैस पे थी, और ये चीज़ जो थी ये ना सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप्स को बल्कि जो मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान के सिटीजन उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित होती, और हुकूमत के लिए भी टू एन एक्सटेंड ये डेंजरस साबित होती। आरिफ हबीब साहब, जब बात की जा रही पिछले प्रोग्राम में जब हम गए थे IMF में, तो IMF आपकी इकोनॉमी को इकोनॉमी की स्टेबलाइजेशन के ऊपर जोर देता है। वो कहता है साइड में रख दें कुछ अरसे के लिए, 3-4 साल के लिए, अब अपनी ग्रोथ को 5.8% की ग्रोथ हमने पिछले साल ली थी, और खान साहब का जो प्लान है, जो 50 लाख घरों की तामीर का प्लान है और इसके साथ 1 लाख जॉब क्रिएशन का प्लान है, वो हम उस वक्त ले सकते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी 8% के करीब हो। तो IMF प्रोग्राम में अगर जाते और इन हालात में जाते, आज सऊदीया वाले इशू में नहीं होते, इसके बगैर जाते, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी 3-4% के करीब रहती। तो अब इंशाअल्लाह ताला खान साहब का जो ये एक वादा है कौम से, ये भी इसके भी आसार हो गए पूरा होने के। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि IMF के प्रोग्राम में जाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमने हमेशा देखा है कि जब भी पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होता है तो वो डिसिप्लिन रहता है, और हमने ये भी देखा है कि मार्केट्स उसको हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि उससे इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आती है। मुझे जो है वो ये बात समझ नहीं आती कि अगर आप IMF प्रोग्राम में हैं तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। देखिए, जो आम इम्प्रेशन ये है कि शायद हमारा PSDP जो है वो हम बजट ज़्यादा नहीं रख सकेंगे, लेकिन इस बजट में आपने देखा होगा कि ये इनोवेटिव तरीके से जो है इस डेवलपमेंट के बजट को जो है वो बढ़ाया गया है, और उसमें गवर्नमेंट के अपसिस को कम करके वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो ये मौका देंगे कि वो प्रोजेक्ट जो है वो करें। तो टोटल जो डेवलपमेंट बजट है वो तो 725 अरब हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना जो है वो अपना जो PSDP बजट है वो कम किया, और BOT बेसिस पे वो प्रोजेक्ट्स करेंगे। जहां तक कि ये आपके 5 मिलियन हाउसेस का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को उसके लिए कोई पैसों की जरूरत है, सिर्फ वो जमीन दे दें। आई बिलीव कि बाकी काम जो है वो खुद इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स जो है वो उसको पूरा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन सर जो आपकी इकोनॉमी पे जो प्रेशर है, जो आप राइजिंग इंटरेस्ट रेट ट्रेंड के ऊपर इस वक्त जा रहे हैं, और IMF में जा रहे हैं कि फिर डबल डिजिट में आप इंटरेस्ट रेट होता, तो फिर हाउसिंग फाइनेंस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है गरीब लोगों के लिए। तो बात ये थी कि जो सस्ते घर हैं, क्या वो वाकई सस्ते रह पाते, जबकि आपका पॉलिसी रेट जो है वो 14-15% होता? देखिए, इसमें ये आपकी जो है वो अब एजम्पशन है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो और जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट और मज़ीद जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ें। जो कुछ मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इकदाम ले लिए हैं वो IMF प्रोग्राम के लिए काफ़ी है। मैं तो समझता हूँ कि अननेसेसरी रुपया हमने ज़्यादा वीक कर दिया है। रुपया जो है वो 120-25 रुपए से ज्यादा जो है डॉलर के अगेंस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। ये 133 और 34 करना मैं समझता हूँ कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो नुकसान। चले, अब लगता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी। अब आज के स्टेटमेंट के बाद आगे आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम पर ज़ाहिर है कि इस वक्त आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, जो मुआशी तौर पर घिरी हुई थी इशूज में, प्रॉब्लम में, एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस हमें मिलने जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात की जा रही है IMF और दीगर बेल आउट पैकेज, स्पेशली जो सऊदीया से इस वक्त हमें मिला, पाकिस्तान के लिए कितना रिलीफ ये होगा और जिन हालात में हमें मिला, जरा इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। मोहम्मद सुहेल, ये फरमाइएगा कि एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने इस जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इनिशिएटिव की जो है उसका बायकॉट किया, यूरोप ने बायकॉट किया, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान अपने कमर्शियल इंटरेस्ट में वहां पर गया और जाहिर है कि हमें बेल आउट वहां से मिला, कुछ प्लेज, कुछ कमिटमेंट्स हमें मिली। नाउ
IMF में भी हमने पहली दफा देखा कि अमेरिकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखा गया था कि IMF का कर्जा जो है वो चीनी कर्जों को उतारने के लिए नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी इस तरह की चीजें थी। तो खुदा ना खास्ता कोई आगे चल के मुश्किल सूरत हाल तो नहीं देख रहे पाकिस्तान के लिए इस हवाले से? नहीं, बज़ाहिर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान का हमेशा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है और अमाउंट भी कोई ज्यादा नहीं होती। 3-4 बिलियन डॉलर जो हैं उससे पूरी तकदीर बदल जाती है। और मेरे ख्याल में जिस तरह मेरे पहले मेहमानों ने बताया कि अगर हम चाइना के साथ भी फंडिंग कर लें और IMF के प्रोग्राम में भी भले छोटी साइज के प्रोग्राम में चले जाएं, तो उससे होगा ये कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से जो पेमेंट नहीं आ रही या सुस्त और प्राइस आ रही है वो भी आ जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए जो रिजर्व्स हैं कम से कम 15 से 20 बिलियन डॉलर होने जरूरी हैं। अच्छा। जब वो लेवल पर जाके जो सरमायाकार हैं, चाहे लोकल हैं फॉरेन हैं, उनका कॉन्फिडेंस आएगा और फिर मुल्क में सरमायाकारी होगी। तो मेरे ख्याल में जो दुनिया भर के सियासी हालात हैं उसमें इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कार्ड्स प्ले किए हैं और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 6 से 12 महीने जो एक करंट अकाउंट की जो टेंशन थी वो शायद इस इमदाद से दूर हो जाए। ठीक, तारिक चौधरी साहब, अब ये तय है जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं और जो बातें सामने आ रही है, प्रोग्राम में जरूर जाना चाहिए, चाहे छोटे से प्रोग्राम में चले जाएं, इसलिए कि वो इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने के हवाले से बात करते हैं। तो आपको इकोनॉमी को डिसिप्लिन तो करना है, अपने इस्लाहात को जारी रखना है और ज़ाहिर है कि IMF में जाएंगे तो फिर वर्ल्ड बैंक, ADB और दीगर जो मल्टीलेटरल और बायलैटरल डोनर एजेंसीज हैं वो भी आपको सही कर्जा देंगी। तो इसको सियासी तौर पर क्या आप इसमें देख रहे हैं, क्या अड़चन देख रहे हैं इसमें सियासी तौर पर? देखिए, इससे डेफिनेटली सियासी तौर पर जो है वो हुकूमत के पास एक मजबूती आएगी और उसके कदम जो है ज़मीन पर जमेंगे। आपको याद होगा हमने इससे पहले भी कुछ दिन पहले शो किया था, IMF के पास जब जाना था तो उस वक्त हमने यही कहा था कि किसी एक मुल्क से कर्ज लेने या अमदाद लेने से बेहतर ये होता है कि आप किसी आलमी मालियाती इदारे के पास जाएं, क्योंकि आलमी मालियाती इदारा आपको बाकायदा एक न सिर्फ ये है कि आपको डिसिप्लिन सिखाता है बल्कि आपको एक पूरा पैकेज देता है कि किस तरह आपने अपनी इकानमी को मजबूत करना और किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स लेकर आप उसमें स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। अब अगर आप टाइमिंग देखें तो आज हम सऊदी अरब से आए हैं वापस और सऊदी अरब से पाकिस्तान ने जो कुछ गेन किया है वो सब आपके सामने है। अभी हमने 2 या 3 तारीख को चाइना जाना है, जब चीन से वापस आएंगे शंघाई में जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत करके, तो जो हमें अभी तक इतला मिली है कि 7 नवंबर को IMF का जो जायजा मिशन है वो पाकिस्तान पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उससे पहले अगर हमें चीन से भी उस तरह की खबरें आ जाएं जिस तरह से सऊदी अरब से खबरें आई हैं तो हम उस पोजीशन में होंगे कि हम उनके सामने बैठ के बात कर सकेंगे और बात इस एतमाद के साथ करेंगे कि हमें जो ज़रूरत है वो कम है और लिहाजा आप हमसे बात करें और हम उस हवाले से उस तरह से बात करेंगे, अच्छी बार्गेनिंग कंडीशन में होंगे, अच्छी बार्गेनिंग करने की पोजीशन में होंगे हम। तो जाहिर है ये टाइमिंग ऐसी है कि अगर हमने चीन से गेन कर लिया, और मेरा ये ख्याल है कि जितनी यहाँ चीनी सफारतखाना जो है जितनी अहमियत दे रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इस दौरे को, तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ जो पहले से तयशुदा चीज़ें हैं वो बरकरार रहेंगी, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी, जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी, बल्कि पाकिस्तान के पास कोई ना कोई किसी तरीके से चाइनीज़ वैसे आपको पता है कुछ तरह से डायरेक्ट बेल आउट पैकेज नहीं दिया करते, लेकिन कोई ना कोई तरीका ऐसा तलाश कर लिया जाएगा जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 4 से 6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स या तिजारती फैसिलिटीज जो हम चाह रहे हैं। अच्छा, अनवार हाशमी, ज़ाहिर है कि जो सारा गेम ही टाइमिंग्स का है, ये एक बड़ी बर वक्त एक स्ट्रोक है गवर्नमेंट का जो लकीली हमें मिला, जो लकीली PTI गवर्नमेंट को मिला। अब ऑपोजिशन के हवाले से, क्योंकि इस वक्त कुछ उन्होंने APC भी कॉल कर ली है और एक महाज जो है वो बनता नजर आ रहा, तो किस हद तक इसको डाइल्यूट कर देगी PTI हुकूमत जो है, कप्तान जो है किस हद तक डाइल्यूट कर देगा इस पूरे असर को? आप अपोजिशन के असर की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, देखिए ये तो वही बात आ जाती है ना कि सियासी जो भी गेम करनी है, उन्होंने कार्ड खेलने हैं, वो यकीनन उसका असर ज़ाहिर हो जाएगा। अगर आपकी मईशत स्टैंड कर जाती है तो आप चाइना की जो बार बार बात कर रहे हैं, यकीनन चाइना भी सऊदी अरब के बाद एक बड़ा दोस्त है, लेकिन वो कोई इस मौके पे कोई इतनी खुशी से आपको फंड नहीं देगा। 3 से 4 बिलियन की सोचा जा रहा है, वो इसलिए देगा कि सारी उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है और अगर पाकिस्तान ही डूबने जा रहा है तो उसके अपने जो मफादात है वो दांव पर लग जाते हैं। अभी आपने ठीक 2.5 साल बाद उसकी जो हैवी पेमेंट है CPEC और दीगर प्रोजेक्ट्स में, उसकी वापसी के बंदोबस्त भी करना है। मुआहदे के मुताबिक उसमें से 2.5 साल रह गए
हैं, एक तो वो वापस करना है, दूसरा एक बड़ी इंपोर्ट जो है वो चाइना से आ रही है, तो वो अभी आपने उस पर ड्यूटी फ्री दी हुई है, तो वो भी अभी आपको उसमें से भी आमदनी की कोई तवक्को नहीं है, तो इसलिए चाइना को दोनों तरफ से फायदा है। तो यकीनन वो 90% से ज्यादा चांस है कि वो आपकी एक मुनासिब हद तक जो है हेल्प करेगा। IMF की बात तो ये सारे जो माहिरीन है बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा उसका ड्राफ्ट आप पढ़ लें कि वो अपनी वापसी के लिए शराइत सख्त करता है, तो उससे आपके गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स ने अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि अगर वो सारी शराइत मानते हैं तो 4.2% ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वोटर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कई रोजगार अगर वो निजकारी करते हैं तो वो सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो प्राइवेट सेक्टर है वो मुलाजमतों से फारिग कर देता है प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो ये एक बहुत लंबी तफसील है, इसलिए IMF से यकीनन डरते हैं। तो चाइना वाली बात जो है किस तरीके से कैल किया जा सकता है, उससे 3 नवंबर के दौरे से अंदाजा होगा कि वो पाकिस्तान को सहारा देने आरिफ हबीब साहब, मुझे याद है 2-3 दिन पहले आप जो मेरे प्रोग्राम में थे तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर हम बात कर रहे थे। 4 नवंबर से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने जा रही है और आप इस व्यू पे थे कि जरूरी नहीं है कि प्राइसेस बढ़ें, प्राइसेस कम भी हो सकती हैं, गिर भी सकती हैं। तो आज जो ऑयल डेफर पेमेंट है, एक पाकिस्तान को कितना मजीद रिलीफ मिलेगा कि हम इस पूरी सूरत-ए-हाल में, और अगर हकीकतन रिलीफ मिला तो आप जोर देंगे कि कोई हेजिंग टूल वगैरह भी होना चाहिए। यही ऑयल प्राइसेस जो अभी $80 पे नीचे $23 भी आ चुकी थी एक वक्त में। आई थिंक आज एक और खुशखबरी भी यही है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हैं आज, और पीक से जो है वो $10 जो है वो ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं। तो ये भी आई थिंक एक वेलकम डेवलपमेंट है फॉर पाकिस्तान। ये जो फैसिलिटी मिली है ये वेलकम है। फिर इसके बाद जो हमारा इंपोर्ट कम हुआ है, इंपोर्ट जो है वो 2 महीने पहले 1 महीने का जो है वो $5.8 बिलियन का इंपोर्ट था, वो पिछले महीने जो है सितंबर में वो $3.8 बिलियन आ गया। तो इस तरीके के अगर ये हमें बोनसेस पाकिस्तान को मिलेंगे तो पाकिस्तान ये जो डिफिकल्ट हालात है उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। और उसमें अगर जो प्रोग्राम्स हैं कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो ज़्यादा रोल दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को उनको जो है इनकरेज किया जाए, तो अगर गवर्नमेंट के वसाइल जो है वो कम भी लगेंगे तब भी आई थिंक ग्रोथ जो है वो अचीव हो सकेगी। और ये अज्यूम करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ते ही रहेंगे। और ऑयल प्राइसेस अगर जिस तरीके से ये $10 गिरे हैं और इसी तरह गिरते हैं, और रुपए को जो है वो अगर हम सही तरीके से अपने सही लेवल पे ले आते हैं 120-22 रुपए पे, तो फिर ये इन्फ्लेशन का भी जो है खौफ हट जाएगा। और इन्फ्लेशन का खौफ हट जाएगा तो फिर ये सारी ग्रोथ के जितने भी जो है वो पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पाकिस्तान दोबारा से जो है वो राइट ट्रैक पे जो है वो आ जाएगा। तो हमें जो है वो एक पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ जो है बहुत एक पॉजिटिव नोट आपकी तरफ से आया। डॉक्टर आबिद सुलेरी, आप भी समझ रहे हैं कि इतना पॉजिटिव ऑयल प्राइसेस भी जो है वो हमारे में आ जाएंगी, इन्फ्लेशन भी हमारे फेवर में आ जाएगा, आपका पॉलिसी रेट शरह सूद भी, तो ओवरऑल बहुत अच्छा वक्त आने वाला है पाकिस्तान पे। ये देखिए बहुत सी चीज़ें इफ्स एंड बट्स पे डिपेंड करती हैं, और इसमें जो एक मेरा ख्याल ट्विस्ट अभी और आने वाला है ऑयल प्राइसेस में, वो ये होगा कि जो जमाल खशोगी केस की सारी तहकीकात के बाद सऊदी अरेबिया है क्या उस पर मगरब और अमेरिका जो है उसके साथ अपना ऑयल का लेन देन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं या नहीं करते, उससे उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ाता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट पे तेल की कीमतें कम हो और उसका एक कम्पिटिटिवनेस जो है वो बरकरार रहे और उसके जो बजट डेफिसिट है वो भी कम। सर दुआ गो है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा साबित हो। और भी बात करना चाह रहे थे लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी, आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद सुहेल, अनवार हाशमी और तारिक चौधरी साहब, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। कल मार्केट क्या कहती है और कल उसके बाद प्रोग्राम आज मार्केट्स भी देखिएगा और रात में फिर हाजिर होंगे तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।